आपके चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्न के 7वें सवाल से आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हमने 6वें प्रश्न तक इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। तो जो आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल का जो 7वां प्रश्न है, आंकिक प्रश्नों का जो 7वां प्रश्न है, कहता है कि कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मनुष्य के देख करके मनुष्य की बाल की मोटाई मापता है। यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन दिया हुआ है, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन मापता है और यह प्रेक्षण वह कितनी बार करता है, 20 बार करता है। और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की जो औसत मोटाई है, यानी कि बाल की औसत मोटाई, यानी कि प्रेक्षित मोटाई, औसत मोटाई कितनी है, औसत मोटाई कितनी है, 3.5 है कि 3.5, और यह किस में है, 3.5 mm में है। कितना बता रहा है, 3.5 mm में है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बाल की मोटाई का अनुपात क्या होगा, यानी कि बाल की वास्तविक मोटाई आपसे क्या कर रहा है, बाल की वास्तविक मोटाई आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कि बाल की वास्तविक मोटाई क्या होती है। इसके लिए हमें एक सूत्र चाहिए, आवर्धन। आपने आवर्धन का सूत्र पढ़ा भी था कक्षा 10वीं विज्ञान में, अगर आपको याद हो, प्रकाश वाले चैप्टर में। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता था आपका, आवर्धन बराबर होता था, किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता था, उसकी आभासी मोटाई या प्रेक्षित मोटाई। यहां पे अगर इसकी भाषा में हम लिखें तो औसत मोटाई हम लिख सकते हैं, औसत आभासी यानी कि औसत मोटाई, और बटे में क्या होता है इसका वास्तविक मोटाई, वास्तविक मोटाई। तो हमें ज्ञात करना है इसका वास्तविक मोटाई। तो वास्तविक मोटाई को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, वास्तविक मोटाई को अगर इधर लेके आ जाएं और आवर्धन को इधर भेज दें, तो वास्तविक मोटाई जब यहां आएगी तो आवर्धन वास्तविक मोटाई के साथ किस में होगा, गुणा में, और जब इधर आएगा तो आवर्धन किस में हो जाएगा, भाग में। यह भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यानी कि वास्तविक मोटाई जो आपकी होगी, वास्तविक मोटाई कितनी हो जाएगी, वास्तविक मोटाई बराबर का हो जाएगा, औसत मोटाई तो रहेगा ही, औसत मोटाई आपका रहेगा ही। और यह जब वास्तविक मोटाई इसके पास आया तो आवर्धन किस में हो गया, गुणा में। आवर्धन जब यहां जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो यह क्या हो जाएगा आपका आवर्धन। हमें वास्तविक मोटाई ज्ञात करनी है। औसत मोटाई का मान कितना दिया है, 3.5 mm। तो यह आपका हो जाएगा 3.5 mm, और बटे में आवर्धन का मान कितना दिया है, 100। तो बटे में क्या हो जाएगा आपका 100, और जब 3.5 से 100 का भाग देंगे तो जो दशमलव है ना, 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक इधर खसकेगा। अब कहेंगे कि सर इसमें तो एक ही अंक है, तो एक हम अपने से अंडा लगा देंगे आगे में, तो यह हो जाएगा 0.035 mm, और यह क्या हो जाएगा, बाल की वास्तविक मोटाई आपकी हो जाएगी। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप 7वें सवाल को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में आपका जो 8वां प्रश्न है, क्या कहता है कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, देखिए इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहला अ पार्ट को देखिए, कह रहा है कि आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया जाता है, एक धागा दिया जाता है और मीटर पैमाना दिया जाता है। आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे देखिए जो धागा है, व्यास यानी कि उस धागे की आपको मोटाई ज्ञात करनी है। तो मोटाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले धागे के एक टुकड़े को मीटर पैमाने से आप क्या करेंगे, माप लेंगे। फिर से एक किसी वस्तु पर उसको क्या करेंगे, लपेट देंगे। और जब वस्तु पर उसको लपेटेंगे तो उस पर लपेटे गए फेरों की संख्या और बटे आप क्या कर देंगे, बटे जितना लंबा आपका धागा होगा, यानी कि धागे की लंबाई का आप उसमें भाग लगा देंगे, तो आपको धागे का व्यास पता हो जाएगा। यानी कि जो ए पार्ट है आप कैसे करेंगे, सबसे पहले एक धागा लेंगे और धागे की क्या मापेंगे आप, लंबाई। तो आपको क्या ज्ञात करना है, धागे का व्यास ज्ञात करना है। तो यहां आप लिखेंगे धागे का व्यास बराबर, तो धागे का जो व्यास हो जाएगा कितना होगा, आपने किसी वस्तु पर जितने फेरे धागे के लगाए हैं, यानी कि लपेटे गए फेरों की संख्या, लपेटे गए फेरों की संख्या, लपेटे गए फेरों की संख्या, और बटे में क्या करेंगे, मीटर पैमाने से उसको लपेटने में जितना धागा लगा, जितना लंबा धागा लगा, यानी कि धागे की लंबाई,
धागे की लंबाई का उसमें क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो आपको क्या निकल करके आ जाएगा, धागे का व्यास। तो आप इसके उत्तर को बकायदा सिस्टमैटिक ढंग से लिख देंगे कि सर्वप्रथम हम धागे को क्या करेंगे, धागे की लंबाई को माप लेंगे और लंबाई को मापने के पश्चात उसे किसी वस्तु पर हम क्या करेंगे, उसके फेरों को लपेटेंगे और फेरों की संख्या को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो लपेटे गए फेरों की संख्या बटे लंबाई का भाग देने पर हमें उस धागे का अनुमानित व्यास पता हो जाएगा। अगले क्रम में अगर हम बी पार्ट को देखें तो जो बी पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 1 mm है। स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल कितना है, 1 mm है और उसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है। वृत्तीय पैमाने पर कितने विभाजन है, 200 विभाजन है। क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि हो जाती है? सबसे पहली चीज कि जो आपका अल्पतमांक का हमने जिक्र किया था, क्या अल्पतमांक का, तो अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक बराबर होता है यानी कि जिस किसी भी हम यंत्र की सहायता से जितना कम से कम मेजर कर सकते हैं, जितना कम से कम माप सकता है जो यंत्र, यानी कि किसी यंत्र के कम से कम मापने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। अब अल्पतमांक बराबर आपका क्या होता है, स्क्रू गेज के अल्पतमांक की बात करें तो होता है आपका पिच बटे विभाजनों की संख्या, पिच बटे विभाजनों की संख्या। और यहां पे जैसे कि पिच का मतलब क्या है कि जो दिया हुआ है कि इसका चूड़ी अंतराल, पिच को हम क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल, यानी कि उसकी चूड़ी कितनी दूरी पर कटी है, उसकी जो चूड़ी है कितनी दूरी पर कटी है, यानी चूड़ी अंतराल को हम क्या कहते हैं, पिच। तो पिच बटे विभाजनों की संख्या, इसमें पिच दिया हुआ है कितना, 1 mm दिया हुआ है ना, हाँ पिच कितना दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है और विभाजन इस पे कितने हैं, 200 विभाजन इस पे हैं, कितने हैं, 200 विभाजन हैं। तो जब हम एक से 200 का भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, एक का जब 200 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.5 शायद। अब यहां पे देखिए प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा कि क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि कर पाना संभव है? देखिए यह आपका क्या है, विभाजनों की संख्या है। तो 200 विभाजन है तो इतना आया, यानी कि 200 का जब 1 से हमने भाग दिया तो इतना आया। अगर विभाजनों की संख्या को हम बढ़ा दें तो इसका मान और कम धीरे धीरे आते चलेगा। जैसे 200 को अगर हम यहां पे 2000 कर दें तो इसका मान 0.005 आ जाएगा। तो यानी कि इससे मान हमेशा क्या आएगा, जैसे जैसे हम विभाजनों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो प्रेक्षित मान है हमारा, जो उसका अल्पतमांक है, अल्पतमांक क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और हमने कल आपको एक संबंध बताया था कि जो अल्पतमांक होता है ना और जो आपकी यथार्थता होती है, जो आपकी यथार्थता होती है वह क्या होती है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसको बढ़ाया जाएगा तो ये घटेगी और इसको घटाया जाएगा तो ये बढ़ेगी। तो यहां से आप इसको क्या देख रहे हैं, यह क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब हम अल्पतमांक को घटाएंगे, जब अल्पतमांक को कम करेंगे तो यथार्थता क्या होगी, बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से यदि हम विभाजनों की संख्या को बढ़ाएंगे तो यथार्थता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अब आप सोचिए कि क्या इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हमारा मान बहुत यथार्थ होगा? यथार्थ तो होगा जरूर, लेकिन हमें उस नग्न आंखों से उसे देख पाना, भाई 2000 विभाजन अगर 1 mm की लंबाई में अगर 2000 विभाजन कर दिया जाए तो क्या आप उसे नग्न आंखों से देख सकेंगे? नहीं देख सकेंगे ना। तो ये बिल्कुल इसमें लिख लेंगे कि जी हां, यदि हम विभाजनों की संख्या को बढ़ाते जाएं तो निश्चित तौर पर यथार्थता, मापन में यथार्थता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। किंतु हमें प्रेक्षण करने में उसको क्या होगी, समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अगला तीसरा पार्ट कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य व्यास मापा जाता है। केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास के 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होने की संभावना क्यों है? देखिए कह क्या रहा है कि जैसे अगर समझ लीजिए, छोड़ दीजिए क्या पूछ रहा है, उसमें क्या बोल रहा है वो छोड़ दीजिए, आप सीधा सीधा देसी भाषा में समझिए कि जैसे अगर कोई वस्तु है, अगर इसकी क्या करना है, इसकी मोटाई को मापना है, इसकी क्या करना है, मोटाई को मापना है। कोई वस्तु यहां है, इसकी क्या करना है, इसकी मोटाई को मापना है। तो इसकी मोटाई को मापने के लिए
इसकी मोटाई को मापने के लिए अगर इसकी मोटाई को हम कितनी बार माप लें, 5 बार माप लें, या इसकी मोटाई को हम कितनी बार माप लें, 100 बार माप लें, तो जब इसको हम 100 बार मापेंगे ना तो इस मोटाई को हम ज्यादा यथार्थ माप सकते हैं, ज्यादा यथार्थता पूर्वक माप सकते हैं, ज्यादा सटीक माप सकते हैं। जब बार बार मापेंगे तो क्या होगा कि इसमें जैसे त्रुटियां आपकी प्लस और माइनस में आती हैं, और प्लस और माइनस ज्यादातर इसमें क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यह मान ज्यादा क्या होगा, यथार्थ होगा। इसलिए 5 मापन की अपेक्षा में जो 100 बार का मापन होगा वह क्या होगा, ज्यादा यथार्थ होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 8वां को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में आपका जो 9वां सवाल है, 9वां सवाल क्या कहता है कि किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm की स्लाइड पर, 35 mm की टीवी पर क्या कह रहा है कि 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या करता है, घेरता है। क्षेत्रफल उसमें क्या कर रहा है, स्लाइड पर घेर रहा है। तो स्लाइड पर सबसे पहले दिया क्या है आपको, स्लाइड पर किसका क्षेत्रफल है, स्लाइड पर आपके मकान का क्षेत्रफल है। तो स्लाइड पर जो मकान का क्षेत्रफल है कितना है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कहता है कि स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रेक्षित किया जाता है, यानी किसी टीवी पर क्या करता है, किया जाता है, दिखाया जाता है, स्क्रीन पर दिखाया जाता है। और स्क्रीन पर मकान का जो क्षेत्रफल है, यानी कि स्क्रीन पर जो आपके मकान का क्षेत्रफल है, स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल जो है वह कितना दिया हुआ है, स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर। एक चीज अंतर देखिए इसमें क्या है, यह आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यह आपका मीटर में दिया हुआ है। तो चाहे तो आप इसको मीटर में बदल लें, चाहे तो आप इसको किस में बदल लें, सेंटीमीटर में बदल लें। तो इसको हम क्या करते हैं, मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर में जब बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके बराबर होता है, आपके 100 सेंटीमीटर के। तो यहां पे आपका सेंटीमीटर है, तो अगर हम सेंटीमीटर को निकालें तो सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। 100 आपका किधर आएगा, इधर आ जाएगा, तो 1 के साथ भाग में हो जाएगा, और इसके साथ मीटर, और यहां पे क्या बचा, सेंटीमीटर। यानी इसको हमें क्या करना है, 1/100 से भाग लगाना है, बल्कि 100 से नहीं, यह सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.75 इंटू 1/100 को हम 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। तो इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻2, और इसके साथ में मीटर है और इसका स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻4 किस में हो जाएगा, यह मीटर में हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमें प्रश्न बोल रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, हमें बोल रहा है कि प्रेक्षित पर्दा का व्यवस्था का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज देखिए इसमें क्या है कि क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जो आपका रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन आपका होता है, रेखीय आवर्धन बराबर होता है अंडर रूट का क्षेत्रीय आवर्धन। अंडर रूट का कितना होता है, क्षेत्रीय आवर्धन होता है। यह एक फिजिक्स का फार्मूला होता है, नियम होता है। अब देखिए हमारे पास अगर मकान का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट रेखीय आवर्धन नहीं निकाल सकते, उसका क्षेत्रीय आवर्धन निकालेंगे। और आप सब जैसा कि जानते हैं कि आवर्धन बराबर आपका क्या होता है, आवर्धन बराबर आपका होता है आभासी लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि वास्तविक लंबाई। तो आभासी इसमें क्या है, स्क्रीन पर मकान का जो क्षेत्रफल दिखाया जा रहा है, भाई स्क्रीन पर टीवी पर क्या दिखाया जाता है, वस्तु का इमेज ही दिखाया जाता है ना, यानी प्रतिबिंब का जो कुछ भी दिखाया जाता है, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल दिखाया जाता है। तो यानी कि आभासी वह होता है, तो आभासी के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, प्रतिबिंब का हमको क्या दिया हुआ है, यहां पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, वस्तु का क्षेत्रफल। तो वस्तु का क्षेत्रफल क्या हो गया, वस्तु का क्षेत्रफल यानी कि जो स्लाइड
पर स्लाइड के द्वारा आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो जो स्लाइड के द्वारा जो दिखाया जा रहा होगा वह वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है। और जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर क्या भाई, जैसे अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जो अभी हमारी वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो अभी आप हमारे इमेज को देख पा रहे हैं ना, हमारे प्रतिबिंब को देख पा रहे हैं, मतलब वास्तविक में हमें नहीं देख पा रहे हैं, हमारे आभासी रूप को देख रहे हैं। तो इसका मतलब होता है आभासी का क्षेत्रफल बटे मतलब वास्तविक क्षेत्रफल। तो जो आपका स्लाइड पर होगा वह वास्तविक होगा, और जो आपके स्क्रीन पर होगा वह क्या होगा, आभासी होगा। तो स्क्रीन वाला प्रतिबिंब हो गया और यह वस्तु हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहां से अगर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल देखें तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल कितना है, 1.55 है, और जो आपके मकान का क्षेत्रफल है वह कितना है, 1.75 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -4 है। इंटू 10 टू द पावर कितना है, -4 है। जब इनका आप आपस में भाग लगाएंगे तो इसका मान कितना निकल के आएगा, इसका मान निकल के आएगा 885.7। इसका क्या निकल के आएगा, आपका मान निकल के आएगा। अब आपको चाहिए क्या, रेखीय आवर्धन, और रेखीय आवर्धन बराबर होता है, यह आपका क्या है, यह आपका क्षेत्रीय आवर्धन है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात है, और क्षेत्रफलों का अनुपात आपका क्या कहलाता है, क्षेत्रीय आवर्धन कहलाता है। तो यहां से आपको क्या ज्ञात करना है, रेखीय आवर्धन। तो जैसा कि आप सब फार्मूला जानते हैं कि रेखीय आवर्धन √ क्षेत्रीय आवर्धन के बराबर होता है, और क्षेत्रीय आवर्धन का मान कितना निकल के आया, 885.7। इसके जब इसका √ जब निकालेंगे, यानी इसकी पावर जब 1/2 करेंगे, तो इसका मान जो निकल के आएगा आपका, वह आएगा 94.1, यानी 94.1। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 9 को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 10वां है, जिसमें आपके कुछ मान दिए हुए हैं। इनमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। जैसा कि हमने सार्थक अंकों का रूल आपको बताया था, आइए बारी बारी से हम देखते हैं। यहां पे आपका लिखा हुआ है 0.007। अगर इसमें हम सार्थक अंक देखें तो इसमें जो आपका सार्थक अंक होगा कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ए पार्ट में सार्थक अंक कितने होंगे। हमने आपको बताया था कि कभी भी कोई अशून्य अंक है, उस अशून्य अंक के अगर बाईं तरफ कोई 0 आता है तो वह कोई सार्थक अंक नहीं होगा, सार्थक अंकों में उसको नहीं लिया जाएगा। तो इसके बाईं ओर 0 है, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। अगर हम बात करें इसमें अगर हम बात करें किसकी, सार्थक अंकों की हम बात करें तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं बताइएगा आप। देखिए यहां पे लिखा हुआ है 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24। जैसा कि हमने आपको सार्थक अंकों के रूल में बताया था कि जो आपके सार्थक अंक होते हैं वे 10 टू द पावर चाहे कितना भी लिखा हो उससे मतलब नहीं होता, केवल इससे मतलब होता है। तो यहां पे ये तीनों क्या हैं, अशून्य अंक हैं, और सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। इसलिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से पहले इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप मिलाइएगा कि आपने कितना सही इसमें से किया। अगर सी पार्ट को देखें तो 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसमें आपको बताया जाए क्या, इसमें आपको बताया जाए सार्थक अंक, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। हमने आपको बताया था कि अगर कोई अशून्य अंक है, अशून्य अंक के अगर दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर 0 आता है तो वह सार्थक अंकों में जोड़ा जाएगा। तो यहां पे देखिए अशून्य अंक ये है, इसकी दाईं ओर आया है 0, तो इस 0 को सार्थक अंक में जोड़ा जाएगा, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा आपका। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। अगर हम डी पार्ट में देखें और डी पार्ट में हम किसकी गणना करें, डी पार्ट में हम गणना करें किसकी, सार्थक अंक की गणना करें, तो डी पार्ट क्या है, 6.320 जूल। तो इसमें देखिए 2 के बाद क्या है, 0 है, तो 2 क्या है, अशून्य अंक है। अशून्य अंक के दाहिने ओर अगर 0 आता है तो सार्थक अंक में जोड़ा जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 सार्थक अंक कितने हैं, इसमें भी सार्थक अंक हैं 4। अब अगले क्रम में इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम देखें क्या, इसमें देखें अगर हम सार्थक अंक, तो सार्थक अंक इसमें कितने हैं, देखिए 3 डिजिट है। 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर 0 आ जाता है तो सार्थक अंक में जोड़ा जाएगा। तो 2 अशून्य अंक ये हैं, बीच में आ गया 0,
शून्य, तो इसमें सार्थक अंक हो गए कितने 3, क्योंकि बीच वाला भी सार्थक अंक में जोड़ा जाएगा। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें देखिए कितना है 0.000603। तो किसी अशून्य अंक के अगर बाईं ओर आता है 0 तो वह सार्थक अंक में नहीं लिया जाएगा। किन्हीं दो अशून्य संख्याओं के बीच में आता है 0 तो वह सार्थक अंकों में लिया जाएगा। यानी कि 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? इसमें सार्थक अंक आपके हैं 4। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं। तो इस प्रकार से आप सार्थक अंकों का निर्धारण कर सकते हैं और 10वां प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 11 है, यानी 2.11 न्यूमेरिकल आपका जो है क्या कहता है कि धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी हुई है। L बराबर कितना दिया हुआ है? L बराबर यानी कि लंबाई बराबर दिया हुआ है। लंबाई बराबर कितना है? 4.234। कितना है? 4.234। इसकी चौड़ाई यानी कि B बराबर कितना दिया हुआ है? 1.005। तो यह आपका हो जाएगा 1.005। और अगर इसके हम ऊंचाई की बात करें तो 2.01, यानी कि ऊंचाई यानी हाइट कितना दिया हुआ है? 2.01 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसके, तो क्या कह रहा है कि आपको उचित सार्थक अंकों के साथ इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल और आयतन आपको बताना है। तो अगर हम आयताकार शीट का क्षेत्रफल की गणना करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यह होता है आपके क्षेत्रफल का सूत्र। सबका मान रख देते हैं, मान हमारे पास है ही। और यह हो जाएगा आपका 2 इंटू L का मान कितना है? 4.234 है और इंटू कितना है? 1.005 है। प्लस का चिन्ह B इंटू H, B का मान कितना है? 1.005 है और इंटू और H का मान कितना है? 2.01 है। प्लस H इंटू L, H का मान है 2.01 और L का मान कितना है? 4.234 है। तो इस प्रकार से इसका गुणा कर लेंगे। अब जब इन दोनों का, तीनों का आपस में गुणा कराएंगे तो मैंने देखिए कैलकुलेटर से गुणा करके रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप यहाँ से छाप करके मत लिखिएगा, खुद से इसका गुणा कीजिएगा, खुद से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अंत में आकर के यहाँ पे मिला लीजिएगा कि क्या आपका जो कैलकुलेशन है वह सही होता है कि नहीं। तो यहां से ये हो जाएगा 4.25517 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे तो यह आपका आएगा 0.0202005 और प्लस इसका जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 0.8511034। अब जब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो इन तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे आप, तो तीनों को आपस में जोड़ने पर आपका कितना आएगा? आपका आएगा 4.04739। अब जब इसका आपस में 2 से गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 8.7209478। इस प्रकार से इतनी लंबी संख्या आपकी आ जाएगी। अब यहां से देखिए हमको बोला है उचित सार्थक अंकों का उपयोग करके। आपको याद हो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, गणितीय संक्रियाओं के लिए हमने सार्थक अंक का नियम बताया था कि कभी भी जब हम गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करें, जोड़, घटाना, गुणा, भाग का उपयोग करें, तो हम सार्थक अंक का उपयोग उसमें उतना करते हैं जितना कि उसमें दिए गए मान में जो कि कम से कम सार्थक अंक हो। तो इसमें कितने सार्थक अंक? 1 2 3 4। इसमें कितने सार्थक अंक? 1 2 3 4। इसमें कितने सार्थक अंक? 1 2 3। यानी कि सबसे कम सार्थक अंक जो जिस राशि का होगा उसी का मान हम उत्तर में लेंगे। तो 3 सार्थक अंक इसके साथ हैं, तो इसके भी साथ कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 3 सार्थक अंक होने चाहिए। तो इसका मान आपका हो जाएगा एक्चुअल में 8.72। बाकी को हम छोड़ देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल।
लेकिन आपको यहाँ पे आयतन भी ज्ञात करना है। आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 4.234 है, इंटू चौड़ाई कितना है 1.005 है, इंटू ऊंचाई कितनी है 2.01 है। अगर इन तीनों का हम गुणा कर दें तो गुणा करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, और यह देखिए आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर जो आपका क्षेत्रफल होता है। आयतन का मान इसमें से कितना आ जाएगा, इसमें से मान आ जाएगा 0.08550855289। अब देखिए यह आपका होगा मीटर क्यूब में। अब देखिए यहाँ पे हमें उचित सार्थक अंकों का उपयोग यहाँ भी करना है, और वही रूल यहाँ भी फॉलो होता है कि सबसे कम जिस राशि में सार्थक अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक इसके गणितीय संक्रियाओं में भी लिए जाएंगे। तो जो आयतन का मान हो जाएगा वह कितने सार्थक अंकों के साथ लिया जाएगा, 3 सार्थक अंकों के साथ लिया जाएगा। तो 0.0855 इसका यह हो जाएगा क्या, आयतन। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम सवाल नंबर 11 को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 12 है, कहता है कि पंसारी की तुला के द्वारा मापे गए डिब्बे का जो द्रव्यमान है, जो डिब्बे का द्रव्यमान है 2 कितना है 30 केजी है। डिब्बे का द्रव्यमान m जो है 2.30 कितना है केजी है। आगे कह रहा है कि यदि 2 सोने के टुकड़े, अब भाई सोना देखिए कितना महंगा होता है, और 2 सोना का टुकड़ा रखा हुआ है पंसारी, कहीं कोई लूट ना ले। तो टुकड़े जिनका द्रव्यमान क्रमशः 20.15 और 20.17, और यह किस में दिया है, ग्राम में दिया है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, यानी m1 दिया हुआ है 20.15 ग्राम और m2 बराबर दिया हुआ है 20.17 ग्राम। तो सबसे पहला काम कि यह आपका केजी में दिया हुआ है, यह आपका ग्राम में दिया हुआ है। केजी से जब ग्राम से जब हम केजी में बदलेंगे तो दशमलव आगे की ओर खसकेगा, और 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, यानी 0.3 अंक आगे खिसकेगा, यानी इसका मान हो जाएगा 0.020, और यह हो जाएगा 15। इसका मान 2 अंक और आगे दशमलव खसकेगा, 0.02017 हो जाएगा। प्रश्न कह क्या रहा है, आइए इसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो डिब्बे का कुल द्रव्यमान, डिब्बा में चूंकि m1 भी रखा हुआ है और m2 भी रखा हुआ है, तो जो डिब्बे का द्रव्यमान होगा, वह किसके बराबर होगा, डिब्बे का भार प्लस सोना 1 का भार प्लस सोना 2 का भार। डिब्बे का भार कितना है, 2.3 है, तो डिब्बे का भार 2.3 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017। अब अगर इसको हम जोड़ें तो देखिए 3, सबसे पहले इधर से जोड़ते हैं, 7 5 कितना होता है, 7 5 होता है 12 ही होता है ना। हासिल 1, तो 1 1 2 और 1 3, इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 3, यहां पे 0 और यहां पे 0 और इधर तो है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 0, यहां पे 2 और यहां पे 2 कितना हो जाएगा 4, यहां पे 0 और यहां पे अब जाके 3 है, तो यह आपका हो जाएगा 3, यहां पे 0 यहां पे 2 है, तो हो जाएगा 2, तो 2.34032, और यह किस में आएगा, आपके केजी में। किसका द्रव्यमान, आपके डिब्बे का, समस्त डिब्बे का द्रव्यमान। अब देखिए इसमें सार्थक अंकों की बात की है कि नहीं, प्रश्न संख्या 12। हाँ, बी में कह रहा है, पहला में तो नहीं बोला है, डिब्बे का कुल द्रव्यमान में आपका नहीं बोला है, लेकिन आपके बोल रहा है बी पार्ट में। इसका एक पार्ट और है जो कि बी है, कह रहा है क्या, बी पार्ट कहता है कि उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमानों में कितना अंतर है, यानी टुकड़ों के द्रव्यमानों में अंतर, यानी कि डेल्टा एम पूछ रहा है। डेल्टा एम, जहां डेल्टा लग जाता है, अंतर लग जाता है, परिवर्तन लग जाता है, वहां m2 माइनस क्या करते हैं, m1 करते हैं। तो m2 की वैल्यू कितनी है, 0.020117 है,
है और m1 की वैल्यू कितनी है 0.02015 है। इसको जब हम घटाएंगे तो 2.0 देखिए क्या आएगा इसमें से, जब इसको सबको घटाएंगे ना हम तो इसका मान कितना आएगा 0.000। देखिए ये पूरा घट जाएगा तो 3 जीरो आ जाएगा और यह 17 में से 15 निकलेगा, कितना बचेगा 2 और यह कितना हो जाएगा किलोग्राम। अगर इसको ग्राम में बदलना चाहें आप तो 0.3 अंक के आगे चला जाएगा तो यह हो जाएगा 0.2 ग्राम आपका हो जाएगा क्या आंसर। अब इसमें सार्थक अंक का जिक्र इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी है 1 2 3 4, लेकिन इसमें तो सार्थक अंक 2 ही आ रहे हैं, इसलिए सार्थक अंक की दृष्टि से यह मान क्या है अत्यंत सटीक और सरल है। या इसको भी हम देखें तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 ही है और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है, तो इससे ऑलरेडी कम आ रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस आप करेंगे नहीं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम सवाल नंबर 12 को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1 जीरो इसमें और रहेगा क्योंकि 1 से 1 निकलेगा तो 0 ही होगा, 7 में से 5 निकलेगा तब 2 होगा, तो 1 जीरो इसमें और बढ़ जाएगा। तो इस चीज को आप सुधार लीजिएगा। सॉरी फॉर दैट।